गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो न्यू टॉपिक है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में सारे इंडस्ट्रीज का मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ source of raw material, on the basis of according to their main role, on the basis of capital investment and on the basis of ownership, and lastly based on the bulk and the weight of the raw material। सारे बेस पे क्लास इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन जो किया गया वो मैंने बताया था लास्ट क्लास में। अब जो फर्स्ट था मैंने बताया था आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। Agro-based industry means the industry depends upon the agro product। यहाँ agro product से मतलब है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट होते हैं उससे जुड़ा हुआ जो भी इंडस्ट्री है उसको कहते हैं एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री। उससे पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसमें आ जाते हैं कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सभी आते हैं आपको टेक्सटाइल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आते हैं आपको कॉटन, जूट, सिल्क, ये सारे आते हैं, वुलन टेक्सटाइल, ये सभी आते हैं आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में का जो कंट्रीब्यूशन हमारे इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है 14% के आसपास है। यूँ आप कह सकते हैं मोर देन 14%। कुछ डाटा जो है न्यू बुक में चेंज हो चुके हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल होगा तो आप देखेंगे थोड़ा डाटा चेंज हो गया है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 14% के आसपास। और ये एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करता है, जॉब प्रोवाइड करता है लोगों को, मोर देन 35 मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकता है। और आप कह सकते हैं इट इज सेकेंड टू द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में जितने पीपल इंगेज हैं उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। फॉरेन एक्सचेंज जहां तक लाने की बात है, विदेशी पैसे जो एक्सपोर्ट करने के बाद, तो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे जो करेंसी आते हैं फॉरेन एक्सचेंज, उसमें से मोर देन 25% करेंसी आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। और हमारे जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का शेयर मोर देन 4%। मोर देन 4%। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसे सेल्फ रिलायंट कहा जाता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के पॉलिसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद रिलायंट अपने आप की ये डेवलप करता है, ग्रोथ करता है। गवर्नमेंट के किसी प्रकार के सपोर्ट की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसे कहा जाता है सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में फर्स्ट आपका है कॉटन टेक्सटाइल। नॉर्मली जैसा कि आप जानते हैं एंशिएंट इंडिया में जो हमारे देश में क्लॉथ प्रोड्यूस होते थे दैट वाज थ्रू द हैंड वीविंग एंड द हैंडलूम। हाथ से बुनाए जाते थे, हस्तकरघा के तौर और हाथ से उसको तैयार किया जाता था। ये तो 18वीं सेंचुरी आते आते हमारे देश में पावर लूम का जब इंट्रोडक्शन हुआ, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, यूं कहें आप, यूरोप में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसका इफेक्ट हमारे देश में ही पड़ा क्योंकि उस समय हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। और 18वीं सेंचुरी आते आते हमारे देश में ही पावर लूम का इंट्रोडक्शन हो गया। किसका इंट्रोडक्शन होगा? पावर लूम का इंट्रोडक्शन होगा। पावर लूम मींस बिजली से, पावर से चलने वाले लूम का इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि और ये इंट्रोडक्शन होने का मतलब है कि हमारे देश में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था,
ट्रेडिशनल जो प्रोडक्शन होते थे हाथ से और हैंडलूम से टोटली सेट बैक चला गया, एकदम सफर करने लगा, बर्बाद हो गया, लोग अनएम्प्लॉयड थे। वो किस कारण से हुआ? कॉलोनियल पीरियड के दौरान, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान ब्रिटिश ने क्या किया, हैंडलूम की जगह पे, हैंड स्पिनिंग की जगह पे पावर लूम को इंट्रोड्यूस किया देश में। फर्स्ट मिल हमारे देश में स्टेब्लिश हुआ 1854 में मुंबई में, टेक्सटाइल मिल, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल का जो फाउंडेशन हुआ 1854 में मुंबई में। और इसके बाद धीरे धीरे लार्ज स्केल पे टेक्सटाइल मिल का फाउंडेशन होने लगा देश में। उसके रीजन था कि जो दो वर्ल्ड वार लड़े गए, ये दोनों वर्ल्ड वार में होल यूरोप इंगेज था वर्ल्ड वार में, और वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहे, तो उसके नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे देश के इंडस्ट्रीज को बड़ा मौका मिला और एक तरह से बूस्टअप मिला। लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री भी सेटअप हुए और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी हुआ। तो वर्ल्ड वार ने एक तरह से हमारे देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्टअप किया, बढ़ाया, उसका ग्रोथ का कारण बना वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। नियरली 1600 और मोर देन 1600 आप कह सकते हैं कॉटन मिल फिलहाल हमारे देश में अवेलेबल है, और इसमें से 80% प्राइवेट सेक्टर में है, और जो रेस्ट है या तो गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर में है। मैंने पहले बताया था सेक्टर्स ऑफ कंपनीज में देखिए, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव। तो 80% के आसपास जो कॉटन मिल है देश में हमारे प्राइवेट के अंदर है। रेस्ट जो 20% है, 20% में कुछ गवर्नमेंट के और कुछ कोऑपरेटिव है। ठीक है, अर्ली स्टेज में और अर्ली ईयर्स में देखा गया हमारे देश में कॉटन टेक्सटाइल मिल का कॉन्सेंट्रेशन जो था स्पेशली महाराष्ट्र और गुजरात में। मैक्सिमम जो कॉटन इंडस्ट्री थे वो कहां थे? महाराष्ट्र और गुजरात में। उसके कई फैक्टर्स थे, और पहले ही मैंने आपको बताया था लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री, उसके लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं। इस फैक्टर को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि गुजरात में और महाराष्ट्र में मैक्सिमम कॉटन मिल क्यों है, या फिर किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप क्यों किया जाता है कहीं। देखिए इसके क्या कारण थे महाराष्ट्र और गुजरात में? पहला तो रॉ मटेरियल, तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए क्या चाहिए? कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए, और कॉटन बेल्ट कहलाता है महाराष्ट्र और गुजरात का, कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट कहलाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में और सेंट्रल प्लेटी जो है, पेनिनसुलर प्लेटी जो है, उसमें क्या होता है? ब्लैक सॉइल होता है, और ब्लैक सॉइल कॉटन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसलिए वहां रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। दूसरा मार्केट अवेलेबल होना, एक तरह से उसके महाराष्ट्र और गुजरात के पास से बड़े बड़े मार्केट अवेलेबल थे। महाराष्ट्र से मुंबई, उसके बाद वहां से गुजरात के पार्ट हो गए, पूना हो गया, और बड़े बड़े सिटी वहां से लोकेशन थे, जिसके कारण इंडस्ट्री को बड़ा मार्केट मिलता था, और उस बड़े मार्केट में वो अपने गुड्स का सेल कर सकते थे। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट लिंक से जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात का, वहां से नेशनल हाईवे या फिर रेलवेज के बहुत बड़े ट्रांसपोर्टिंग एरिया थे, ट्रांसपोर्ट वहां से होता है, इसलिए वहां पे इसको सेटअप किया गया। नियर में पोर्ट, बंदरगाह एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। एक्सपोर्ट करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट करने के तो बड़े बड़े बंदरगाह वहां पे है, पोर्ट है वहां पे, इसलिए वहां पे सेटअप किया गया। बड़े पैमाने पे लेबर अवेलेबल थे महाराष्ट्र और गुजरात में, इसके कारण वहां सेटअप किया गया। एंड मॉइस्ट क्लाइमेट वहां का मॉइस्चर भरा हुआ क्लाइमेट। कॉटन टेक्सटाइल की प्रोडक्शन के लिए यार्न का जब थ्रेडिंग होता है, यार्न बनाए जाते हैं, धागा बनाए जाते हैं, उसके लिए क्लाइमेट मॉइस्ट होना चाहिए, नहीं तो वो धागा बनते बनते टूटता चला जाता है, जो एक तरह से बैरियर का काम करता, रुकावट का काम करता, रेस्ट्रिक्शन का काम करता धागा की प्रोडक्शन। इसलिए मॉइस्ट क्लाइमेट, समुद्र किनारे होने के कारण क्लाइमेट वहां का मॉइस्ट है। तो इन सभी कारणों से आप समझ सकते हैं कि
कॉटन टेक्सटाइल कहां कंसंट्रेटेड है? महाराष्ट्र में, गुजरात में था। दूसरा है ये जो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री सेटअप होते हैं, इसके साथ साथ अदर इंडस्ट्री भी सेटअप हो जाता है साथ में, टू सपोर्ट द कॉटन टेक्सटाइल मिल एंड ऑल्सो अदर। ये इंडस्ट्री सपोर्ट क्या करते हैं? देखिए, अब इस कॉटन टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल मिल के लिए बहुत सारे केमिकल की जरूरत पड़ती है, डाइंग की जरूरत पड़ती है, कलरिंग करने की जरूरत पड़ती है, उसके पैकेजिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां सेटअप होता है उससे के आसपास और भी कई तरह की इंडस्ट्री वहां पे लोकेट करते हैं और सेटअप किए जाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में आपको नोट्स बना करके एक्सप्लेन करके उसको ग्रुप में आप सेंड करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए यहां से रहा है। ओके, थैंक यू।